हेलो गाइस, सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? एक बार सबको यहाँ बोल दो कि आवाज आ रही है। हेलो दिलीप सर, हेलो निहाल सर। ओके, सब कोई ज्वाइन हो गए। हेलो रियाज सर, हेलो। सब बढ़िया। और कौन कौन है? सब कोई आ गए। हाय सर। सब बढ़िया है ना? कोई ऐसा है क्या जो कोई ऐसा है क्या अभी जिसने मुझसे बात ना की हो पहले फोन में या मैसेज में? हेलो प्रिंस सर। चलो सब आ गए ना? चलो स्टार्ट करता हूँ। वैसे आप सब कोई मुझे जानते हैं पहले से ही। फिर ये बता दूं, मेरा नाम है सुजीत तिवारी और मैं ही आपको कॉल देता हूँ डेली, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं आपको। तो आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में यहाँ पे पढ़ने के लिए सब कोई ज्वाइन हुए हैं। तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बेसिक्स ये सोचते हुए कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको बिल्कुल वाकई में नहीं आता है। तो उन सबको ध्यान रखते ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो और किसी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप में ही पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा खुला हुआ है। और किसी को कुछ पूछना होगा तो सीधा माइक ऑन के पूछ सकते हैं। बाकी टाइम आप लोग माइक को ऑफ रखिएगा, ठीक है? ताकि बीच में सबको डिस्टर्बेंस ना हो। और आप लोगों को बोर्ड साफ साफ क्लियर शो हो रहा है? ओके, ठीक है। और कोई बाकी हो तो? हाँ, एक और आ गए। ठीक है। और कोई बाकी तो नहीं है अभी? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, कोई और बाकी तो नहीं है। अपन 2 मिनट रुक जाते हैं, तो 3 क्लाइंट अभी बाकी है ना। 2 मिनट तक अपन वेट कर लेते, थोड़ा बात कर लेते तब तक अपन। और निहाल सर कैसे हैं आप? बस मैं भी बढ़िया हूँ यार। मुझे लगता है इनमें से जितने क्लाइंट अभी हैं इसमें ज्वाइन, सिर्फ राहुल सर थोड़ा नए हैं मेरे लिए। और बाकी सब तो काफी पुराने क्लाइंट हो गए हैं। राहुल सर ही सबसे नए हैं अभी, और आकाश सर भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। जयकांत सर भी अभी नए ही हैं। गणेश सर भी हो गए, रियाज सर भी। चलो, सबको मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है ना? अपन 8:05 में चालू कर देंगे। बढ़िया सर, बढ़िया। अपन 8:05 पे चालू कर देंगे। अब जो लेट आएंगे उनको अपन देखते हैं, फिर कुछ करेंगे। रिकॉर्डिंग वैसे चालू है, बट रिकॉर्डिंग सिर्फ उनके लिए होगी जिनका इमरजेंसी होगी और रीजनेबल। किसी का आवाज म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, चलिए तब तक अपन डिस्कस करते हैं अपन क्या क्या पढ़ेंगे। वैसे आपके पास बुक तो होगी जो पढ़ना होगा। सॉरी, अभी हॉस्पिटल में हूँ, कल देखता हूँ। ओके, ठीक है सर। चलो, जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया अपन चालू करते हैं, ठीक है? ताकि जो ज्वाइन कर लिए टाइम से उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। चलो, एक और आ गए। कौन है अपना? ओके लाइफ केयर, कौन है भाई ये? अपना ओके लाइफ केयर, ये किसकी आईडी प्लीज बता सकते हैं क्या? अभी जो ज्वाइन हुए हैं, आपका कैमरा ऑन करिए ना एक बार प्लीज। सर, आपको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, नाम बताइए ना अपना। अच्छा, ओके ओके, मोहम्मद सैफ सर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो आप अभी सबको म्यूट कर रखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग जो जिस बुक से पढ़ने वाले हैं वो ये बुक है। आप लोग को मैंने शेयर भी किया हुआ है। जिन लोगों के पास बुक है वो लोग बुक खोल सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो ऑर्डर कर लेंगे, और जैसे बुक आ जाएगी वो उसको रिफर कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके कुछ पेजेस के फोटो लेके भेज दूंगा ग्रुप में,
तो अगर रीड करना हो तो उसके लिए आपको आज 2-3 दिन के लिए हो जाएगी, ठीक है। और पर बुक में आने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग से करना चाहूँगा जो मैंने सोच रखी थी पहले से, सुबह से ही। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे अगर हम लोग बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, अगर आवाज नहीं आएगी या दिखेगा नहीं मुझे बता दीजिए प्लीज माइक ऑफ ऑन करके, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट का क्या क्या कहते हैं और शेयर मार्केट को क्या क्या नाम है इसका आप लोग पता है, क्या क्या बोलते हैं इसको? हाँ सर। अच्छा, क्लियर दिख नहीं रहा आपको? अभी दिख रहा है? सबको क्लियर नहीं दिख रहा क्या? ओके। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? नेटवर्क इशू तो नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे से क्लियर दिख रहा है। चलो इतने पास ले आया। अभी दिख रहा है क्या? लाइट के कारण दिख रहा है क्या, कि छोटा लिखा हूँ इसलिए दिख रहा है? चलो ओके, चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा मैं, ठीक है। अभी दिख रहा है क्या? ओके। अभी दिख रहा है? सर उसके लिए अपनी आपको काफी सेटिंग करनी पड़ेगी। आज का अपन करते हैं अगर, हाँ वही, क्योंकि मुझे भी क्लियर दिख रहा है यहाँ से, तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो, क्योंकि कुछ लोगों को क्लियर दिख रहा है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब नेटवर्क इशू ही होगा। अच्छा तो चलो अपन थोड़ा वॉइस पे फोकस करना आप, और थोड़ा बहुत जो दिखेगा उस पर फोकस करना, ठीक है। जहाँ तक जो मैं बोलूंगा वही आपको समझना है मेन, तो ये तो सिर्फ एक बस हाँ कि कुछ सामने लिखा हुआ है इसके लिए है ना। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। अपन जो सब कुछ जानते हैं शेयर मार्केट, और क्या क्या नाम है शेयर मार्केट का, क्या क्या बोलते हैं और शेयर मार्केट पता है आप लोगों को? शेयर मार्केट को हम लोग और क्या क्या नाम से बोलते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, बट लिखने के बाद मिटाते जाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, तो आप लोग लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है ना। और क्या क्या नाम है शेयर मार्केट का? इसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, ठीक है। और एक इसका नाम है, पता है क्या किसी को? इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तीन नाम है अपने शेयर मार्केट के जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में एक और नाम है जो थोड़ा बदनाम टाइप का है, सट्टा सट्टा बाजार जिसको बोलते हैं, इसलिए अपन इंग्लिश वाला ही प्रेफर करेंगे, है ना। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट। अब शेयर मार्केट तो हम लोग समझते हैं कि यार शेयर वर्ड को हम लोग जानते हैं, शेयर मतलब, अच्छा शेयर वर्ड का मतलब पता है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि शेयर खरीदना है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, शेयर का मतलब क्या है एक्चुअल में। ये नाम आपने लिख लिया, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। ये तीन नाम है इसके, लिख लीजिए आप। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, या फिर ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, शेयर ऑब्लिक स्टॉक ऑब्लिक सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। हाँ अभी मैं बात कर रहा हूं कि शेयर, अभी बात करते हैं शेयर या फिर स्टॉक क्या होता है। शेयर मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी की कैपिटल जो टोटल होगी वो कितनी होगी, लाखों करोड़ों में होगी, है ना। तो आप लाख करोड़ तो आप नहीं खरीद सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम कंपनी का एक पार्ट खरीदना चाहते हैं, है ना। जो जो वो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कोई एग्जाम्पल,
1 लाख उसकी कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख तक कैपिटल है, टोटल कैपिटल 1 लाख रुपीज है। अब इस 1 लाख में से मान लीजिए आपने बोला मुझे एक हिस्सा खरीदना है, आप पूरी कंपनी नहीं खरीद रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं मुझे उस कंपनी का कुछ पार्ट खरीदना है, तो आप क्या बोलोगे, मान लो आप एक कैपिटल को हमने बांट दिया 100 पार्ट में, कि हमको 100 लोगों को इस कैपिटल को बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 1000, मतलब इस कैपिटल को हमने 1000 भाग में बांट दिया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे शेयर। इस टोटल कैपिटल का एक पार्ट होता है क्या, शेयर। तो जो एक शेयर की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है, 400 के अराउंड चल रही है, 420 के आसपास ना, तो ये इसके एक शेयर की कैपिटल, मतलब कि कंपनी की टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है ये, है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। तो अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर एक कंपनी की टोटल पूंजी का एक भाग होता है, कुछ हिंदी मीडियम वाले भी रहते हैं तो मैं हिंदी थोड़ा बोल दूंगा। तो शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी कोई भी कंपनी होगी इसकी टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट होता है शेयर, ठीक है। ये शेयर हो गया। अब शेयर को हम लोग सिंपली स्टॉक भी बोलते हैं, शेयर स्टॉक दोनों ही साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची वर्ड ही है ना, तो इस पर जरूरत नहीं पड़ेगी, शेयर और स्टॉक एक ही चीज होती है, ठीक है। और एक और चीज, अब देखिए शेयर जो होता है, जो खरीदता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर जो खरीदता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर, ये आप लोग लिखते जाइएगा अपने लैंग्वेज थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ पर हम लोग कोई एग्जाम तो देने वाले नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, और कभी कोई पूछ ले यार तुम काम कर रहे थे टाइम से तो तुम पता होगा इतना कुछ, तो ये सब हमको पता होना चाहिए, बेसिक बातें। तो जो शेयर लेता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। अब पता है मजे की बात, कंपनी के मालिक जो होते हैं वो शेयर होल्डर ही होते हैं, मतलब अगर आपके पास एक कंपनी का एक शेयर भी है ना, तो आप उस कंपनी के मालिक हैं, हाँ आपका दबदबा वहां नहीं होगा, बट हाँ आप मालिक हैं उस कंपनी के, है ना। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, कौन, शेयर होल्डर, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है, आप लोग जान यही बोलेंगे कि मुकेश अंबानी, पहले धीरू भाई अंबानी थे, अभी मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी, और कुछ टाइम बाद उनके जो बेटे आकाश अंबानी और वो लोग हो जाएंगे। बट बात ये है कि क्या वो पूरे 100% शेयर के लिए मालिक है क्या, नहीं, पूरे 100% शेयर उनके पास भी नहीं है, उनके पास कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के 100% शेयर में से सिर्फ 40 to 60% शेयर होते हैं, सिर्फ 40 से 60, मतलब 40% शेयर जो होते हैं ना, वो पब्लिक के पास में होते हैं, पब्लिक के पास में, बैंक के पास में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं बड़ी बड़ी, उन सब के पास में होते हैं, इसलिए कोई भी बंदा पूरी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये शेयर होते हैं, शेयर क्या होता है समझ गए अपन, शेयर होल्डर कौन होता है, जो शेयर खरीदता है वो कहलाता है शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर ही क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है। आपके पास अगर एक शेयर भी है तो आप उस कंपनी के मालिक कहलाएंगे, हाँ कैपिटल कम होगी बट मालिक है आप भी। और हर एक मीटिंग में, कोई भी बड़ा अगर मीटिंग होगी ना, कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें हर एक शेयर होल्डर को क्या जाता है, एक मेल जाता है, पहले वो आता रहा पूरा एक लिफाफा जाता है जिसमें सब कुछ होता है, ये हम मीटिंग में ये डिस्कस करने वाले, ये डिस्कस करने वाले हैं, अब मेल जाता है कि हमारी मीटिंग एजेंडा ये है, हम इस मीटिंग में ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप चाहें तो आप भी आके वोट कर सकते हैं। और हर एक शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने बोला कि हम 5G रिलायंस, क्या नाम है, जियो जियो क्या कर रही है, 5G लॉन्च करने जा रही है, 5G लॉन्च करने जा रही है, तो आप क्या करेगी, ये जब भी इसने किया होगा नहीं, पहले मीटिंग की होगी इसने, और मीटिंग में क्या वो किया होगा, एजेंडा क्या रहा होगा कि हम 5G लॉन्च करना चाहते हैं, क्या हम करें कि नहीं करें, ठीक है। तो अब क्या होगा, हर एक मीटिंग के से हर एक शेयर होल्डर के पास में क्या जाएगा, एक मेल जाएगा, उसमें सब कुछ होगा कि हम ये मीटिंग करना चाहते हैं, इस बारे में करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी आके उसमें वोट कर सकते हैं, है ना। और हर एक शेयर होल्डर चाहे तो वो हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं, बट अगर आपके पास एक शेयर है तो आपकी कोई वैल्यू होगी नहीं वहां पे, क्योंकि आप हाँ बोले या ना, क्योंकि वहां पे हजारों करोड़ों शेयर हैं, तो जो मेजोरिटी बोलती है वो होती है, ठीक है। अब देखिए कोई भी कंपनी होती है ना, उसकी मीटिंग होती है, और मीटिंग जो होती है, मीटिंग में मीटिंग जो होती है, मीटिंग मान लीजिए 100 लोग आए हुए हैं, ठीक है। अब 100 लोग आए हुए हैं, 100 लोगों के पास अलग अलग उसके शेयर होंगे उस कंपनी के, तो अब जो 100 लोग हैं इनमें से क्या होगा, अगर 50% लोगों ने किसी चीज के लिए हाँ बोल दिया, ठीक है, 50% लोगों ने अगर हाँ बोल दिया किसी चीज के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक कंपनी ने इस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, दो तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, प्रस्ताव, कि हाँ ये काम करना है या नहीं करना है,
तो दो तरह के प्रस्ताव होते हैं, रिजोल्यूशन होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर मीटिंग में 100 लोग आए हुए हैं और 100 में से अगर 50% लोगों ने हाँ बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो रिजोल्यूशन था वो कौन सा था, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था। मतलब 50% लोगों ने हाँ बोल दिया। और अगर किसी कंपनी में कोई मीटिंग हुई और उसमें जो शेयर होल्डर आए हुए थे मीटिंग में, उनमें से 75% लोगों ने क्या बोला, हाँ हम वो काम करना चाहते हैं, जो भी मीटिंग का मुद्दा होगा वो करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि कोई भी रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन से पास हुआ है ना। दो हो गए, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन। इतना पहले आप समझ लीजिए। मैं अभी तक क्या क्या बताया, कोई भी कंपनी के जो शेयर होते हैं, शेयर लेता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। और जो मालिक होते हैं उनको वोटिंग का राइट भी होता है। किसी भी कंपनी कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी नया मुद्दा डिस्कशन करना है तो हर एक शेयर होल्डर को मेल जाता है, उनके पास राइट होता है वो मीटिंग में आए और मीटिंग में आके अपना वोट डाले। अब वोट वो चाहे तो हाँ डाल सकते हैं या ना डाल सकते हैं, बट अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा, अगर किसी चीज के फेवर में 50% से ज्यादा अगर हाँ हो गई है तो भी वो पास हो जाएगा, वो रिजोल्यूशन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, कंपनी उसमें काम कर सकती है। अगर उसमें 75% ज्यादा हो गए तो भी वो काम कर सकती है, तो मतलब कोई डाउट ही नहीं होगा उस टाइम में। पर कभी ऐसा हो गया मान लो कि हम कोई जैसे बोला कि 5G लॉन्च करना है हमको, पर 75% लोगों ने या फिर 51% लोगों ने इवन अगर मना कर दिया कि नहीं नहीं हम चाहते नहीं 5G लॉन्च होगा, उससे क्या होगा, प्रदूषण बहुत फैलेगा, पक्षियों को बहुत नुकसान होता है नेटवर्क के कारण। तो अगर मान लो उसमें 51% लोगों ने मना कर दिया तो कंपनी क्या करेगी, 5G लॉन्च नहीं करेगी, है ना। मतलब रिजोल्यूशन में हर एक शेयर होल्डर के पास राइट होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग शेयर लेते हैं उसकी पावर क्या है, क्यों शेयर लेते हैं, क्या मतलब होगा उसका, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई हमारी, शेयर होल्डर पर होता है और ये मीटिंग में उसको क्या राइट मिलते हैं किसी कंपनी में। मतलब किसी भी कंपनी में जा सकते हैं और वेंकटेश सर, एक मिनट सर, मैं वेंकटेश सर को हमारे एक सर शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाए अभी तक। चलिए वो ज्वाइन कर, उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। हाँ तो इतना समझ में आ गया शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और शेयर होल्डर को मीटिंग में वोट करने का राइट होता है। अगर 51% शेयर होल्डर किसी चीज के बारे में हाँ बोलेंगे तो वो काम होगा, 51% से ज्यादा लोगों ने ना बोल दिया तो वो काम नहीं होगा, भले ही कोई भी काम हो, है ना। तो ये होगी बेसिक बात। और हम कंपनी में दो तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, किसी काम को करने के लिए जो मीटिंग बुलाई जाती है उसमें रिजोल्यूशन पास होता है। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जिसमें 50% वोटिंग चाहिए होती है और दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन जिसमें 75% वोटिंग चाहिए होती है, ठीक है। चलो आ गए वो भी। वेंकटेश सर, हेलो वेंकटेश सर, आवाज आ रही है मेरी? क्या हुआ सर, बोल नहीं रहे, गुस्सा है क्या? चलो सर शायद म्यूट अभी उनको लगता है शायद यूज करना आ रहा है। अपन चालू करते हैं रिकॉर्डिंग। वेंकटेश सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो सर मैं अभी तक क्या क्या पढ़ाया बता रहा हूँ शॉर्ट में आपको, ठीक है। वैसे वेंकटेश सर सबसे फ्रेशर है इसलिए बताना जरूरी है वहाँ पे। देखिए सर, कंपनी जो होती है ना, हम लोग शेयर खरीदते हैं। वैसे आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा हुआ है, फास्ट बता दे रहा हूँ आपको मैं। कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे जब हम खरीदते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हम एक शेयर होल्डर बन गए हैं। कोई भी इंसान अगर कोई कंपनी की शेयर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर, ठीक है। और शेयर होल्डर ही कौन होता है, कंपनी का मालिक होता है। अगर आपके पास एक शेयर भी है किसी कंपनी का ना, तो आप उस कंपनी के मालिक होंगे। मतलब भले ही एक शेयर होगा बट आप एक शेयर के लिए उस कंपनी के मालिक कहलाएंगे। और जो शेयर होल्डर होता है उसको कंपनी में वोट करने का राइट होता है।
कोई भी मुद्दा, मान लीजिए अगर कंपनी ने 5G लॉन्च कर रही है, हमने जियो का एग्जांपल लिया, अगर कोई कंपनी जैसे जियो है, वो अगर 5G लॉन्च करना चाहती है, वो क्या पहले अपनी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएगी और उनसे पूछेगी कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो हम क्या करें कि नहीं करें। तो अगर 50% लोगों ने बोल दिया कि हाँ करना है, 51% लोगों ने बोल दिया कि करना है, तो हम वो काम करते हैं। अगर नहीं करना है, अगर उससे 50% लोगों ने बोल दिया नहीं करना है, तो हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं, अगर 50% लोगों ने हाँ बोल दिया है तो। अगर 75% लोगों ने हाँ बोला है तो इसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कोई भी काम किसी कंपनी में तभी होता है जब उसके शेयर होल्डर उस काम के लिए हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर, वेंकटेश सर, तो आपको बाद में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वो शुरू से होगी इसमें, ठीक है। अभी सिर्फ इतना बताया हूँ शेयर क्या होता है। तो शेयर कंपनी की टोटल कैपिटल का एक पार्ट होता है सिर्फ, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इतनी बात की है और अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने अब बात कर ली शेयर क्या होता है, तो हम समझ गए भाई शेयर तो एक कंपनी की टोटल कैपिटल जो होती है, टोटल लाखों करोड़ में होती है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो शेयर होता है। हम कंपनी की कई सारी कंपनी लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में, हम उनमें से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, है ना। तो अब बात होती है शेयर खरीदने का फायदा क्या होता है, क्यों शेयर खरीदे जा रहे हैं, क्यों खरीदे हम शेयर। तो शेयर खरीदने के बेनिफिट क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बेनिफिट की बात करेंगे शेयर खरीदने के, तो जनरली दो बेनिफिट होते हैं शेयर खरीदने के। ये आप लोग लिखते जाएगा ना, क्योंकि ऐसा हो कि आप जब क्लास खत्म करें तो आपके पास नॉलेज काफी सारा हो। ये सब कुछ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में काम नहीं आएगा, आई नो, बट बेस बहुत जरूरी होता है ना। तो आपको हमेशा बेस पता होना, कभी आप न्यूज देख रहे हैं तो आपको पता हो भाई क्या बातें कर रहे हैं, ये डिविडेंड की बात कर रहे हैं, डिविडेंड क्या है, ये बोल रहे हैं कि मीटिंग होने वाली है, इसी मीटिंग में इतने रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा तब जब आपको ये सब चीज पता होगी वहां पे, है ना। तो आप मीटिंग को वो न्यूज को सुनेंगे, समझेंगे उसके बारे में, और आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे बेस के लिए, ताकि हमारा बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो बेस बना रहे हैं अपन। तो बेनिफिट क्या होता है शेयर लेने का, शेयर लेने के सिर्फ दो ही बेनिफिट होते हैं। पहला तो होता है छोटे मोटे शेयर, मतलब ना कोई हमने 10 शेयर ले लिए, 50 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, वो सब भी छोटे मोटे हैं, क्योंकि कंपनी करोड़ों शेयर होते हैं। अगर आपको कंपनी को खरीदना ही है तो बात अलग है कि आप सीधा पूरे शेयर खरीदोगे या 50% ज्यादा शेयर खरीदोगे। तो पहले बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है शेयर खरीदने का, डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है ये पता है आप लोगों को। डिविडेंड जो होता है, कंपनी क्या करती है कि कोई भी कंपनी होगी वो क्या करती है, साल भर काम करती है, अपने जो भी उसका प्रोडक्ट होता है उसको खरीदेगी, बेचेगी, ये सब काम करती रहेगी। उससे क्या होगा, कंपनी को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा कंपनी को। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी ना, देखिए कंपनी में जो प्रॉफिट होता है, कंपनी ने साल भर काम किया, सपोज रिलायंस इंडस्ट्री ने काम किया, रिलायंस ने काम किया, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, मान लीजिए 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया बट हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब 1 लाख करोड़ प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अब कंपनी के अगर कई सारे शेयर होल्डर होंगे, तो अब इस 1 लाख के प्रॉफिट कंपनी क्या करेगी, क्या पूरा शेयर होल्डर को बांट देगी अपने, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कंपनी को आगे भी काम करना है भविष्य में, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ना कंपनी को। तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई हम इस 1 लाख में से, इस 1 लाख में से क्या करेंगे हम लोग, 40,000 रुपए हम अपने पास रखेंगे, और 60,000 रुपए क्या करेंगे हम लोग, ये हम अपने शेयर होल्डर में बांट देंगे, ठीक है। ये सबको दिख रहा नीचे तक ना। सबको अपना कैमरा चालू कर लीजिए ना प्लीज, लगे मुझे कि हाँ सब कोई है क्लास में, ऐसा नहीं लगे मुझे अकेला अकेले पढ़ा रहा हूं मैं। थैंक यू प्रिंस सर। ओके, ठीक है। और और सब कोई शर्मा रहे हैं क्या। आयुष सर, आयुष, ओके, सुमित सर, जयकांत सर, राहुल सर तो बिल्कुल छुप ही जाते हैं। एकदम सर धज के बैठे, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर धज के बैठे हो आप, बिल्कुल। चलिए। हाँ सर स्मार्ट लग रहे हैं वैसे। चलो, तो 1 लाख कैपिटल, अगर 1 लाख प्रॉफिट हमारा हुआ कंपनी को, अब कंपनी क्या करेगी, उस 1 लाख के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को बांट देगी, और कुछ अपने पास रख लेगी, किस लिए, ताकि भविष्य में कुछ प्रोजेक्ट करना होता है तो उसको उसमें यूज कर सके, है ना। तो जो कंपनी अपने पास रखती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। ये सब चीजें आपको तब काम आएंगी जब आप फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे ना,
जब लॉन्ग टर्म के लिए हमको शेयर होल्ड करना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल करते हैं एनालिसिस ना, ये सब काम आपको वहां पे आता है। जिस कंपनी की जितनी ज्यादा रिटेन अर्निंग होगी ना, वो कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसके पास क्या पड़ा हुआ, पैसा पड़ा हुआ है भविष्य में कुछ भी करने के लिए। जितनी ज्यादा रिटेन अर्निंग होगी उतना ज्यादा वो कंपनी स्ट्रांग कहलाएगी। ठीक है, तो अब जैसे कंपनी कमाई 1 लाख रुपए, 40,000 के पास रख ली इस साल का, अब 60,000 पे कंपनी क्या बोली कि अब हम इस 60,000 में से हम लोग बेनिफिट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं ऊपर से ताकि मैं ऊपर और लिख पाऊं। हम लोग डिविडेंड के बारे में पढ़ रहे हैं। डिविडेंड क्या होता है, तो हमने बोला डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के टोटल प्रॉफिट जो होता है उसमें से कंपनी कुछ पार्ट क्या करती है, बांटती है, और कुछ पार्ट अपने पास रख लेती है। तो जो पार्ट रखती है उसे क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। और जो पार्ट कंपनी बांटती है, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, जो पार्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। कंपनी के द्वारा जो अपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट का एक हिस्सा बांटा जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, डिविडेंड बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, इट इज अ डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हमने दो पार्ट देखा, डिविडेंड क्या होता है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमको कंपनी से डिविडेंड मिल सके। डिविडेंड भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैं बात करूं कुछ ऐसी कंपनी जो डिविडेंड बहुत ज्यादा देती है, तो उसमें से पहले होगी आईटीसी। आईटीसी बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है। आईटीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल, और ऐसी कई कंपनी है जो काफी अच्छा डिविडेंड देती है। मतलब अगर आपने हर कंपनी एक एक लाख लगा दिया ना, तो आप मान लो कि आपको हर एक महीना में 4 से 5 हजार 7 हजार रुपए डिविडेंड का ही आ जाएगा। मतलब 6 से 7% आपको सिर्फ डिविडेंड मिल जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा ही मिल जाता है कई बार। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कई कंपनी, गूगल में मिल जाएगा आपको नाम वैसे तो। बाकी बीपीसीएल, सेकेंड है कोल इंडिया, कोल इंडिया, और एक और नाम क्या बोला मैंने, वो टीसी, आईटीसी, आईटीसी। ठीक है, तो ये कंपनी क्या होगी, ये कंपनी अब बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है। तो अभी अगर चाहिए होगा कि मुझे डिविडेंड लेना है तो आप ये सब कंपनी को खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बात कर ली डिविडेंड की बात। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है साल भर में पूरा नहीं बांटती है, कंपनी उसका कुछ पार्ट बांटती है, कुछ पार्ट को अपने पास रखती है। जो पार्ट अपने पास रखती है उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। जो पार्ट कंपनी बांटती है शेयर होल्डर में उसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया डिविडेंड क्या होता है। अब देखिए जैसे ये डिविडेंड मान लीजिए है 60,000 रुपए, कंपनी ने बोला हम 1 लाख में से 60,000 रुपए बांटना चाहते हैं। तो बताइए कि आप पूरा कंपनी कैसे बांटेगी कंपनी, इसको बता देता हूं मैं। कंपनी का नाम बीपीसीएल, कोल इंडिया, आईटीसी। ठीक है, अगर कंपनी मान लीजिए 60,000 रुपए हुआ तो आपको कितना मिलेगा ये कैसे डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी के पास 60,000 रुपए प्रॉफिट जो वो वाला है जो कंपनी बांटना चाहती है। ठीक है, अब इस 60,000 में से अब मान लीजिए उस कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो है 1,000 शेयर होल्डर। ठीक है, 1,000 शेयर थे, तो हम क्या बोलेंगे जितने प्रॉफिट था हमारा, उस प्रॉफिट में से कितने शेयर होल्डर हमारे पास में है, 1,000 शेयर होल्डर थे। तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे, शेयर होल्डर को। मतलब हम लोग इक्वली हर किसी को बराबर बराबर, जितने भी, अगर मेरे पास एक शेयर है मुझे कितना पैसा मिल जाएगा इसमें से, 30 कट, मतलब मुझे 60 रुपए मिलेगा एक शेयर के लिए। मेरे पास अगर 10 शेयर होंगे तो मुझे 60 × 10, 100 शेयर होंगे तो 60 × 100, मुझे उतने शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा मुझे। और ये डिविडेंड अक्सर कंपनी साल में एक बार देती है, बट कुछ कंपनियां होती है जो साल में 2-2 बार डिविडेंड दे देती हैं, 2 बार 3 बार। अब डिविडेंड भी कई तरह के होते हैं, एक होता है फुल एंड फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। वो सब इतना डीप में जरूरत नहीं है हमारे ख्याल से हमको। तो बस हम लोग क्या समझिए, डिविडेंड कंपनी बांटती है। और कैसे मिलता है, जिसके पास जितने शेयर होते हैं पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी करती है कि हर एक शेयर होल्डर को 60 पर शेयर मिलेगा, 60 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो 60 रुपीज पर शेयर हर एक शेयर होल्डर को मिलेगा। अगर आपके पास में एक शेयर है तो इंटू 60 कर लो, अगर 100 शेयर है तो इंटू 60 कर लो, 6,000। अगर आपके पास 1,000 शेयर है तो 60,000। इस तरह से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा डिविडेंड क्या होता है। चलो
आप किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, अगर इसमें नहीं पूछना हो तो व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप भी मेरे सामने खुला हुआ है सिस्टम में, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे कि शेयर खरीदने के फायदे क्या होते हैं। तो हमने बोला पहला फायदा होता है डिविडेंड, हमने डिविडेंड समझ लिया, डिविडेंड क्या होता है। और दूसरा होता है प्राइस एप्रिसिएशन। प्राइस एप्रिसिएशन मतलब प्राइस में जो इंक्रीज होता है। अगर हमने कोई भी शेयर खरीदा, मान लीजिए जैसे रिलायंस की बात कर लूं मैं, रिलायंस ने खरीदा हमने 2300 में, ठीक है। अब 2300 से मान लो, 2300 नहीं, मान लीजिए कोरोना टाइम में जब कोरोना आया था, तब रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस गया था 800 तक करीब करीब। आप सोचो जो कि इन्वेस्टर होशियार होगा, जो काफी टाइम से शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होगा, वो जानता है कि भाई शेयर मार्केट हो या फिर हम, शेयर मार्केट हो या हमारी लाइफ हो, जिंदगी हो, एक दिन सबको जाना ऊपर ही है। तो ये बात जिसके मन में क्लियर होगी भाई कि आज एक साल ऊपर जाना ही है, वो क्या करेगा। जब शेयर मार्केट में शेयर गिरा था मार्केट पूरा, तब उस टाइम में लोग जो अनजान होते हैं, नए नए होते हैं, क्या करते हैं, शेयर सोल्ड कर देते हैं, जो भी होल्डिंग होती है वो भी सोल्ड कर देते हैं। बट होना क्या चाहिए, होल्डिंग अगर आपने लिया, लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका है, आपको करना क्या है, सिंपली आपको याद रखना है, इंसान हो या शेयर मार्केट लास्ट में जाएगा ऊपर ही। सन 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की प्राइस पहुंच गई थी 800 रुपए। कहां से, उस टाइम में चल रहा था 1600 के आसपास चल रहा था और पहुंच गया था 800 रुपए के आसपास। अब इतना जब गिरा तो जो होशियार थे उन्होंने ले लिया, और जो होशियार नहीं थे या फिर कम एक्सपीरियंस वाले थे वो क्या किए, उस शेयर को सोल्ड करते गए। अब उस टाइम से आज शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, 2022 है हमारा, और आज शेयर प्राइस चल रही है करीब करीब 2400 के आसपास, जो कि अभी 2800 तक भी गई थी रिलायंस की इंडस्ट्री प्राइस। मतलब 800 से कहां तक पहुंच गया, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा हो गया, 3 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ है, प्राइस एप्रिसिएशन, मतलब प्राइस में इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है प्राइस में। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमको दो चीज के बेनिफिट मिलता है शेयर खरीदने से। पहला होता है डिविडेंड, जो कि हर साल मिलता है, या हर साल में, एक साल में 2 बार मिल जाता है, कई बार 3 बार मिल जाता है, अलग अलग कंपनी की अलग पॉलिसी होती है, ठीक है। दूसरा होता है प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस में जितना इंक्रीज होगा वो भी हमारा, क्योंकि मान लीजिए हमने 800 में खरीदा कोई भी शेयर, 800 में खरीदा और उसको बेचा 2400 में, हमको कितना फायदा हो गया, 1600 का फायदा हो गया हमको एक शेयर में। अगर आपके पास 1000 शेयर रहे हो तो 16 लाख रुपए का फायदा, है ना। तो ये होता है इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा शेयर खरीदने के फायदे, हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया क्या। अब किसी को डाउट है केस में अभी हो तो आप पूछ लो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ सर बोलिए। हम्म, अच्छा क्वेश्चन सर। देखिए डिविडेंड कब हम लोग को मिलेगा, ये बात अच्छी बात है। देखिए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड हमको कब मिलता है। देखिए पहली बात तो ये, मान लीजिए आपने आज शेयर खरीदा, ठीक है, आज क्या तारीख है अपना, 5 नवंबर है, 5 नवंबर को आपने शेयर खरीदा, ठीक है। अब अगर कंपनी ने, आपने आपने आज ही डिविडेंड खरीदा है, ठीक है। अब हो सकता है कंपनी 6 नवंबर को डिक्लेयर कर दे, मीटिंग बुलाई अपनी कंपनी ने शेयर होल्डर की, और मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया कि हम अपने शेयर होल्डर जिनके पास शेयर है आज की डेट में, कब, 6 तारीख को, जिनके पास आज की डेट में शेयर हो गए, हम उसको 100 रुपए पर शेयर डिविडेंड देंगे। अब भले ही आपने आज खरीदा, आप नहीं जानते थे कि आज कल का कंपनी शेयर डिक्लेयर करने वाली है, बट आपको आज खरीदा आपने ना, तो आप उस डिविडेंड के लिए राइट के लिए मतलब वो हो गए हैं, आपको वो मिलेगा डिविडेंड से आपको, मतलब आपका राइट है डिविडेंड पाने का। मतलब जिस डेट में कंपनी शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उस डेट को आपके पास डिविडेंड शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। भले ही आपने एक दिन पहले लिया हो, 1 घंटे पहले लिया हो, कंपनी बाद में मीटिंग डिसाइड कर दी, उससे कोई मतलब, कंपनी की रजिस्टर्ड डेट पे, जिस डेट पे डिक्लेयर हुआ उस दिन किसके किसके पास शेयर थे, ठीक है। तो वो डेट होती है, क्या होती है, डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट होती है, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड घोषित करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, ठीक है। तो अगर उस दिन आपका डिविडेंड वो शेयर होगा तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने अभी लास्ट डे बेचा था आपको शेयर, उसको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा, भले उसने 1 साल से होल्ड किया हुआ है ना। मतलब उसकी किस्मत, मान लीजिए बैड लक हो गया उसने, तो उसने एंड टाइम पे वो कर दिया, तो ये अब किस्मत की बात है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 5-6 तारीख को वो किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया कि हम शेयर देने वाले हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, उससे क्या होता है, कंपनी की शेयर की प्राइस घटती है या बढ़ती है, कुछ एक चीज तो होता है। ज्यादातर क्या होता है, कंपनी की शेयर प्राइस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, कुछ थोड़ी बहुत इंक्रीज, ज्यादा नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए कंपनी की शेयर प्राइस चल रही थी 2000 रुपए,
वो 2000 हो सकता है पहुंच के 2100 हो जाए, या हो सकता है कई बार, वैसे ज्यादातर टाइम उल्टा ही होता है उसका, होना चाहिए क्या इंक्रीज, बट होता क्या है डिक्रीज हो जाती है। तो कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं और कुछ लोग बाय कर लेते हैं उस टाइम में डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में। ठीक है, तो ये समझना कि डिविडेंड क्या होता है, हम लोग को शेयर खरीदने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहला प्राइस बढ़ती है, वो फायदा प्राइस एप्रिसिएशन। दूसरा होता है डिविडेंड मिलता है हमको। डिविडेंड कब मिलता है, जब कंपनी डिक्लेयर करती है कि अब डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद उस डेट को जिसके पास होगा उसी को मिलता है डिविडेंड। ठीक है, और कोई डाउट? डिविडेंड सर आपको, सर देखिए डिविडेंड का क्या है, आपका कंपनीज एक्ट है एक, तो कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो सब कंपनी एक्ट में बताया गया है। ठीक है, कंपनी एक्ट है 2013, ये लिखना हो प्लीज कीजिए आप, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती कंपनीज एक्ट में बताया गया है। तो कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 129, उसमें क्या होता है बताया गया है, डिक्लेरेशन किया 123 है और 129। इसके बारे में क्या होता है कि सेक्शन में डिक्लेयर वो बताया गया है सेक्शन 123 में कि डिविडेंड कब कंपनी बांटेगी। तो उसमें रूल बताया गया है कि विथ इन 14 डेज के अंदर, जिस दिन डिक्लेयर हुआ है उसके 14 दिन के अंदर कंपनी को अपने शेयर होल्डर डिविडेंड बांटना ही पड़ता है। पहले तो क्या होता है वो लोग लिफाफा भेजते रहे, चेक बना के भेजते रहे कि भाई इसको हमको भेजना है। अब क्या हो गया है पूरा कंप्लीट की सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो तुरंत ही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है पैसा। जो अकाउंट आपका उसमें दिया गया होगा डिमेट अकाउंट में, वो आपको उसमें पैसा आ जाएगा। तो 14 डेज के अंदर में आपको डिविडेंड कंपनी से मिल जाता है। ठीक है, और अगर कंपनी नहीं देती है तो फिर उसको ब्याज के साथ देना पड़ता है फिर, और पेनल्टी लगती है कंपनी पर वो अलग। तो जनरली यही देती है कंपनियां। सेक्शन 123 ये आपके काम की नहीं है, तो पर लिखना हो लिख सकते हैं, विद इन 14 डेज के अंदर कंपनी को शेयर होल्डर डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ लोग क्या समझते हैं कि शेयर मार्केट ऐसा है कि रातों रात अमीर बन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई। कोई शेयर मार्केट रातों रात अमीर नहीं बनता है। हाँ एक दिन एक रात आती है जब वो बनता है, बट एक रात में नहीं बनता है ना। तो उसके लिए आपको कई साल मेहनत करनी पड़ती है, आपको नॉलेज लेना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद हाँ जरूर आप एक दिन एक रात में बन सकते हैं। क्या पता आपने कोई पोजीशन ले ली अच्छा, कोई रिसर्च करके, और उसके बाद अगले दिन जब मॉर्निंग में उठे और बूम रातों रात अमीर। तो वो बहुत कम होता है ऐसा जनरली। तो अब बात करते हैं कुछ टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, शेयर मार्केट रिस्की है क्या? क्या शेयर मार्केट रिस्की है? ऑब्वियसली रिस्की है। अगर कोई कहते कि नहीं है रिस्क, तो बिल्कुल झूठी है वो। और रिस्क तो है ही, रिस्क वैसे हर जगह ही है, कहाँ पे रिस्क नहीं है। आप बाइक चलाने जाते हो तो वहां भी रिस्क होता है, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। रिस्क हर जगह होता है, बट बात यह है अगर आप बाइक अच्छे से चलाएंगे, हेलमेट पहन के चलाएंगे, तो कुछ भी होता है अगर तो आप समझ सकते हैं। अब जैसे बाइक चलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हेलमेट होता है। वो हमारे लिए क्या होता है, स्टॉप लॉस का काम करता है हमारा वो हेलमेट हमारे लिए होता है। क्योंकि स्टॉप लॉस क्या करता है हमारे लिए कि अगर भाई अगर प्राइस कभी गिरा एकदम से, हमने कोई प्रीमियम का ऑप्शन लिया हुआ है 300 में और वो गिर के पहुंच गया 200, पर अगर हमने हेलमेट लगाया हुआ है, मतलब अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो जैसे वो गिरेगा वो वहां पर कट जाएगा। तो हमको एक लिमिटेड लॉस होगा, बाय फिजिकली भी और बाय फाइनेंशियली भी, पैसे में भी। तो स्टॉप लॉस हमारे लिए हेलमेट काम करता है, इसलिए हमेशा हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाए, बिना हेलमेट के नहीं। मतलब मैं शेयर की बात कर रहा हूँ ना, ऑप्शन की। ओके तो शेयर मार्केट रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है। अगर विदाउट नॉलेज करेंगे तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। अब लाइन्स पर पढ़ते जाते हैं। और दूसरी बात, अब अगर हम सोचें कि हम लोग कितना शेयर मार्केट रिटर्न एक्सपेक्ट करें, तो ऑब्वियसली आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, हम कितना रिटर्न का एक्सपेक्ट करें शेयर मार्केट से। तो ऑब्वियसली अगर हमको एफडी करते कहीं भी हम लोग किसी बैंक में, तो हमको कितना रिटर्न मिलता है जनरली 5% टू 7% टू 8% मैक्सिमम, है ना। जनरली 5 to 7 के आसपास मिलता है रिटर्न हमको। तो अगर हमारे एफडी में हमको इतना रिटर्न मिलता है जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री होती है, एफडी में कोई रिस्क होता है क्या कि हमको पता नहीं ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं। उसमें तो फिक्स होता है भाई, अगर 5% ब्याज बोला तो 5% को ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अगर मुझे एफडी में विदाउट रिस्क 5% ब्याज मिल रहा है, तो एटलीस्ट मुझे शेयर मार्केट में रिस्क लेके उससे ज्यादा ही रिटर्न मिलना चाहिए, है ना। तो आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आपने ज्यादा रिस्क लिया तो आपको सकता है 5 का 25 भी हो सकता है, अगर आपने मिनिमम रिस्क लिया तो 5 का हो सकता है, आपको 15 भी हो सकता है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, रिस्क होता है, बट अगर हम लोग रिटर्न कम एक्सपेक्ट करेंगे
तो रिस्क भी कम होगा, मतलब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम रिटर्न मिलता है। जैसे मैं काम मैसेज करता हूँ तो मैं लिखता हूँ कई बार ना कि स्मॉल शेयर होल्डर कैन एग्जिट। मैं क्यों बोलता हूँ कि वहां पे रिस्क होता है, तो अगर कम रिस्क में रिस्क कम ले रहे हैं अगर आप, तो आपको 25-30 पॉइंट मिले, आपने कर दिया एग्जिट, रिस्क कम लिए रिटर्न कम मिला। पर कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं थोड़ा रिस्क लेंगे और बड़ा देखेंगे, तो उनको 50 पॉइंट 100 पॉइंट भी मिल जाते, कई बार मिल जाते हैं। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे जितना ज्यादा रुकेंगे, हो सकता है वो 25 पॉइंट से बैक हो जाए, वो भी रिस्क रहता है ना, या हो सकता है ऐसा हिट हो जाए फिर। तो जितना ज्यादा रिस्क लिया उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 50 पॉइंट 100 पॉइंट। जैसे अभी हमने एक परसों कॉल ली थी 192 से वो 360 तक गई थी। अब उस वाली कॉल में क्या हुआ था, कोई चाहे ना चाहे अगर वो इंटर हुआ है तो उसे मिल गया होगा पैसा, कुछ 70 से 80 पॉइंट तो मिल ही गया होगा किसी हाल में भी, क्योंकि बहुत फास्ट मूव हुआ था वहां पर। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली, जरूर लिखिए सबको इसको, हायर द रिस्क हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा, इसका उल्टा भी है, जितना ज्यादा रिटर्न मिल लेना है उतना ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब लॉस होने की चांसेस ही उतने ज्यादा हो जाएंगे फिर। ठीक है, ये लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई हम कितने से स्टार्ट करें, कितना पैसा लगाएं शेयर मार्केट में हम, है ना। तो ऑब्वियसली आपको उतना ही पैसा लगाना है। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, ये मैं वो सब क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि जनरली लोग पूछते हैं स्टार्टिंग में, जो शेयर मार्केट में स्टार्ट करते हैं कि भाई कितना पैसा लगा दें, कितना रिटर्न हमको मिल जाएगा ऐसा करने से। तो वो सब क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी कि क्या क्या आपको दिमाग रखना चाहिए पहले पैसा लगाने से पहले। तो आप क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मच मनी शुड वी इन्वेस्ट और ट्रेड। तो हमको पैसा शेयर मार्केट में उतना ही लगाना चाहिए जितना पैसा लगाने से हमको कोई मतलब ऐसा नहीं हो कि हमको इतना पैसा लगा दिया हमने कि हमारे घर में दिक्कत हो रही है, अपनी जेब से नहीं, हम दूसरे से लोन लेके पैसा ले लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको एक रूल बनाना पड़ेगा अपने शेयर मार्केट की लाइफ में, आपको कभी भी लोन लेके काम नहीं करना है। उससे होगा क्या, आपके दिमाग पहला दिमाग टेंशन रहेगी, भाई लोन लेके आया शाम को उसको पैसा देना है, पहला टेंशन उसकी वो है। दूसरी बात, अगर वो ब्याज लगा रहा है उस पर तो उसकी टेंशन है कि इंटरेस्ट भी देना है हमको उसको। और थर्ड, ये शेयर मार्केट है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट लेके ही निकल जाओगे आप, है ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं, तो मैक्सिमम टाइम तो लॉस ही होता है। तो कभी भी किसी से पैसा लेके मत लगाना। अगर खुद के पास में है तो लगाओ, अगर सेविंग में है, मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, सेविंग में अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं पूरा 1 लाख सेविंग का पूरा आप डाल दो उसमें, नहीं। आपको करना क्या है, 20 से 30%, 20 से 30% लगाना है। इससे का कारण भी है, देखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने पूरा लगा दिया, आपके दिमाग में क्या चलेगा कि यार अगर ये गया तो मैं तो गया, बस मेरा काम ही बंद हो जाएगा बिल्कुल ही। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को जितना आपके पास लगा सकते हैं उसका 20 से 30% लगाना है उसमें। ठीक है, मान लीजिए हमें लगाया 20,000 रुपए, 1 लाख था हमारे पास, हमने 20,000 लगाया। अब इस 20,000 ने शेयर मार्केट लगाया है, मतलब कि अपने डीमेट अकाउंट में डाल दिया है। पर अब हमको करना क्या है कि ऐसा नहीं कि हमको हर एक ट्रेड 20,000 ले लेंगे, पूरा एक ट्रेड में 20,000 रिस्क ले लिए, नहीं। हम लोग को इस 20,000 में से क्या करना है, 10,000 का ट्रेड लेना है, मतलब 400 प्रीमियम तक का एक लॉट की बात कर रहा हूँ। एक लॉट हमने लिया 400 प्रीमियम तक, ये 200 का लिया तो 2 लॉट ले लिया। तो हमने क्या किया, जितना लगाया उसका 50% हमने एक ट्रेड में लगाया। अब उस ट्रेड में जितना लगाया है हमने, अब ऐसा नहीं कि हम पूरे 10,000 का रिस्क ले रहे हैं कि कोई जीरो हो तक हम बैठे रहेंगे वेट करते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, गलती भी नहीं करना कभी भी ऐसा। हम करना क्या है, जितना हमने लगाया है उसका हम करीब 15 से 20% मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम आपको 15 से 20% का रिस्क लेना मैक्सिमम, गिरी से गिरी हाल में एक दिन में। अब ये तो हो गया एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हैं, 10,000 हमने लगाया तो उसमें से हमको 1,500 से 2,000 का रिस्क लेना है। लेकिन इस मतलब ये कि हम लोग एक ट्रेड में 2,000 रुपया गवा दें, नहीं। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे कि हमको कम से कम 2 ट्रेड तो लेना है। अगर मेरा इतना लॉस होने वाला है ना 1,500 से 2,000 भी, तो मैं 2 ट्रेड लेके लॉस करूंगा उतना, एक ट्रेड में नहीं, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि 750 से 800 रुपए मैं एक लॉस एक ट्रेड में ऐसा लगाऊंगा, और दूसरा ट्रेड लूंगा अगर उसमें ऐसा हिट हो गया पहले वाले में, तो है ना। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो अगर 1 लाख है तो उसमें सिर्फ 20 से 30% लगाना है हमको, और उस 20-30 हजार में एक दिन में हमको ट्रेड कितने लेना है, सिर्फ 50% का ही।
अब उस 50% में से कितना रिस्क लेना है, 1500 से 2000। अब देखिए इससे क्या होगा, आपको पता है मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, अब मैं उसको कितने का रिस्क ले रहा हूँ, सिर्फ 10,000 लगाया हूँ, पूरा रिस्क ले रहा हूँ पूरा उसके, मैं 1 लाख में से 10,000 लगाया हूँ और 1500 का मैक्सिमम रिस्क होगा। तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, यार काफी सारा पैसा है, अपने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट का रिस्क ले रहे हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपने एसएल के साथ टिके रहेंगे वहां पर। कभी हमने कोई रिसर्च की कि भाई इसके बाद यहाँ शेयर बढ़ने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, उसमें टिके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1 लाख में से हमने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉस भी हो गया तो ठीक है, काम चलेगा आगे भी। पर अगर आपने क्या किया, सीधा 1 लाख आपके पास था, आपने बोला चलो आज तो बिल्कुल हाँ या ना, मतलब आर या पार, कुछ लोग ऐसा करते हैं आर या पार, और जिनका आर पार सोचते हैं वो आर ही हो जाते हैं, हमेशा ज्यादातर वो आर ही होते हैं, पार भी निकल ही आते हैं। अब क्या हुआ, 1 लाख का आपने लगाया, आपके पास 1 लाख सेविंग थी, आपने सीधा लगा दिया 90,000 रुपए। आज तो बिल्कुल गजब ही करना है अपने को, सोचिए आज अम्मी में निकलेंगे हम तो शेयर मार्केट से। अब 90,000 लगा दिया, आपके दिल में अंदर से भाई अगर ये गया तो अपन गए, सब बंद, प्लस अगर घर का खर्चा लगा हुआ है तो घर में दिक्कत होगी, तो आपके दिमाग में टेंशन कितनी ज्यादा होगी, आप समझ सकते हो उस लेवल को, है ना। तो अब आपने अब करना क्या है, इतना कभी लगाना नहीं है, तो कभी भी जो भी होगा उसका सिर्फ 20% 30% यूज करें ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें से भी कुछ पार्ट का रिस्क लें, पूरा नहीं। अगर इतना लेंगे तो आपको क्या होगा, आप ट्रेड एक लिए, अब मान लो आप अगर 90,000 लगा रहे हो, मतलब आपने कम से कम 10 से 20 लॉट में काम कर रहे होंगे, और 10-20 लॉट मतलब कि अगर आपका अगर 200 भी प्रीमियम है, अगर ये 10 रुपए भी नीचे गिराता है तो सीधा आपको 2,000 का लॉस होगा, 10 पॉइंट में भी। अगर 20 पॉइंट पर नीचे लग गया तो सीधा 4,000 5,000, मतलब आपको एक बड़ा बड़ा लॉस दिखेगा। तो आप जहां थोड़ा नीचे गया आप कट कर देंगे, आप वेट ही नहीं कर पाएंगे उसमें, आपको पता है भले कि यार ये ऊपर जाने वाला है, पर आप थोड़ा सा जहां नीचे अगर निगेटिव देखेंगे, रेड रेड, तो गए। तो आपको करना क्या है, कभी भी पैसा एकदम से नहीं लगाना है शेयर मार्केट में, स्लोली स्लोली लगाना है। जो भी हो उसका 15 से 20 से 25% 30% लगाना है, उसमें से कितना रिस्क लेना है उसका 50% ट्रेड में करना है, और उसमें से 15-20% का रिस्क लेना है। मतलब 20,000 हमने लगाया था, उसमें से 50% हमने क्या किया, एक ट्रेड में लिया, एक ट्रेड में मतलब 10,000 रुपए लगाया हमने। अब उस 10,000 में से हमने क्या किया, 15 से 20% मैक्सिमम, डे का बता रहा हूँ टोटल, है ना, एक ट्रेड में नहीं, डे का, दिन भर हमने इतना रिस्क लेना मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने इतना रिस्क लिया और हमने 1,500 का रिस्क लेंगे, तो हमको पता है यार मैं 1 लाख में से सिर्फ 1,500 का रिस्क ले रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पास 1 लाख है तो आप 1,500 का रिस्क इसलिए ले सकते हो। तो आपका कभी वहां पे जो आपका रिसर्च रहा वहां पे आप वेट करोगे पूरा टारगेट आने तक, वरना आप 5 पॉइंट निकल जाओगे, लॉस जहां होगा तो निकल जाओगे फिर, है ना। इसलिए रिस्क उतना लो जितना आप सह सको। सबको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? देखिए मैं अभी सिर्फ बेस बिल्डिंग ऑप्शन के पास आसपास भी नहीं है, ऑप्शन ऑप्शन हम लोग बहुत दूर है ऑप्शन से भी, है ना। अपन बेस समझ रहे हैं कि क्या शेयर मार्केट क्यों करना चाहिए, लोग क्या सोच के शेयर मार्केट में आए। माइंडसेट शेयर मार्केट में बहुत जरूरी है, आपके पास हजारों स्ट्रेटेजी होगी, हजारों टेक्निकल इंडिकेटर होंगे, पैटर्न होंगे, चार्ट होगा, कुछ नहीं होगा अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है। कितना आपको रिस्क लेना है वो पता नहीं है, सबसे जरूरी क्या होगा, माइंडसेट सही होना चाहिए। वो कितना पैसा लगाना है, कितने का रिस्क लेना है, वो सब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। पैसा वैसा नहीं, आप भी तो 1 लाख लेके आएंगे ना, 2 लाख लेके तब भी आपका खत्म हो जाएगा उसमें। तो अगर आप 10,000 लेके आए हैं और उसको अगर दिमाग सही है, आपका माइंडसेट सही है, आप सही स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, तो आप 10,000 को 1 लाख बना सकते हैं, वरना 1 लाख को 10,000 बनाने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि सही स्ट्रेटेजी के साथ में ही, सही माइंडसेट के साथ में ही अपन को काम करना है। अब बात आती है प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो हम लोग समझ जानते ही हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी सबका डीमेट अकाउंट तो खुला ही हुआ है इसमें। जो नहीं जानता है वो जानते हैं हम लोग कि हम लोग को डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर खरीद बेच सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तो अपने मुद्दा अपने लिए वो है। जो नए लोग रहते हैं, कभी अकाउंट भी नहीं खुला उनका, उनके लिए है कि भाई अपना कई सारी कंपनियां होती हैं, इसमें से मैं बताऊंगा उनके बाद जो हमारा है है ना, मतलब आईएफएल, और अभी मैंने एंजल वन की भी फ्रेंचाइजी ली हुई है, तो एंजल वन का ही बता सकता हूँ मैं अब। और एक और कंपनी है अपस्टॉक, तो इन तीनों में हमारा है। तो अगर आपका अकाउंट आईएफएल में है, जनरली ज्यादा लोगों का आईएफएल में ही अकाउंट होगा मेरे क्लाइंटों का, और अभी एंजल वन में भी आ गया है, तो अगर किसी का अकाउंट एंजल वन में नहीं है, वो खुलवाना चाहे तो वो खुलवा सकता है मेरे से, ताकि हम लोग साथ आगे भी जुड़ा रहे दूसरे अकाउंट में भी, ठीक है। तो प्रोसेस में क्या होगा, डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसके बाद अपन शेयर को खरीद बेच सकते हैं, ऑप्शन में काम कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हाउ मच इन्वेस्ट हम ये समझ गए, ये सब आप लोग लिखते जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं जो लोग नहीं लिख रहे बता रहा हूँ उनका, और आपको ये लगा कि मैं सुन रहा हूँ मुझे याद रहेगा, क्योंकि मानिए हम लोग इंसान हैं, हम लोग का 4 दिन पहले कौन सा कपड़ा पहने थे वो याद नहीं होता,
ये 4 दिन बाद इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा? अभी ये फर्स्ट डे है अभी तो, अभी लोग 15 दिन पढ़ना है, तो यकीन मानिए हम लोग को इतना सारा नॉलेज हो जाएगा ना कि आप बोलेंगे चलो यार 1500 में मतलब काफी कुछ सीख के निकले अपन, है ना? तो ये सब हो गया, प्रोसेस हो गई अपनी। और कुछ बुक अगर आप लोगों को बुक पढ़ने का शौक होगा तो मैं बता देता हूँ कुछ बुक जो आपको पढ़नी चाहिए। ये शेयर मार्केट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बुक जो आपका फाइनेंशियल दिमाग मतलब जो होगा ना वो स्ट्रॉन्ग करेगा। सबसे अच्छी बुक है एक रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। बहुत अच्छी बुक है, तो मेरी तरफ से जरूर पढ़ें इसको अगर टाइम मिलता है, या फिर कभी यूट्यूब में या फिर कहीं के सारे ऑडियो भी होते हैं, तो अगर पूरी पढ़ नहीं पाते तो शॉर्ट में ऑडियो भी सुन सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, और एक और है द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। ये हालांकि इंग्लिश में है पूरी बुक, जो लोग पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है। द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर। जिन लोगों को पढ़ने का बहुत शौक होता है उनके लिए है। जिन लोगों को नहीं होगा पढ़ा पढ़ने का शौक, तो वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें या ऑडियो सुन लें, वही काफी है। ठीक है, ये बुक हो गई है। अब बात आती है कि भाई ये लिख लिए सब ना, द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर, जिसको पढ़ना हो द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर। अब बात आती है यार कि शेयर मार्केट का लोग इतना बुरा भला क्यों बोलते हैं? क्या शेयर मार्केट सच में बुरा है? क्या शेयर मार्केट बुरा है क्या? तो आप बताइए, अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तब पता हो कि भाई मुझे अगर कितना लगाना है, जितने मैं रिस्क ले सकूं उतना लगाऊं। पहली बात तो ये, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने कुछ भी पैसा लगाया पर अनाप शनाप पैसा लगाएंगे तो उससे क्या होगा? ज्यादा चांसेस क्या है? लॉस होने के चांसेस है। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो क्या करिए, आप एक लिमिटेड पैसा लगाइए और जो रिस्क लिए वो लिमिटेड लीजिए ताकि एकदम लॉस ना हो। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए था, अब मैं मुझे नॉलेज नहीं कुछ भी शेयर मार्केट का, मैं सीधा डिमेट अकाउंट खोला, पैसा डाला और धड़ाधड़ ट्रेडिंग चालू। ठीक है, अब इससे बताओ क्या होगा? बड़े बड़े लोग वहां जो सीख के 10-10 साल का एक्सपीरियंस इनको, वो लोग बैठे हुए वहां पे, भाई हम लोग अकेले नहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग लगता है कि हम लोग में बैठे हुए अकेले हमको बाय सेल कर, नहीं, वहां हम लोग बड़े बड़े लोगों से कंपटीशन करने बैठे हैं यहाँ पे, भले रूम के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो लोग दिमाग लगा रहे हैं कहाँ पे आपको सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, और हम बिना दिमाग लगाए कहीं भी बाय सेल किए पड़े हैं। आपको लगता है इससे हम लोग को फायदा होने वाला है? ऑब्वियसली नहीं होगा फायदा। इसलिए ओके सर, एंजल अकाउंट भी है आपके पास में, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन एफएल में काम करेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, हम लोग याद रखना है कि हम लोग अकेले भले बैठे हुए बट हम लोग काम कर रहे हैं, जो बाय सेल कर रहे हैं वो कई सारे लोगों के साथ में कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए पैसा सोच समझ के लगाना है। अब बताइए, मैंने अगर 1 लाख तो मैंने लगाया, मुझे नॉलेज नहीं था, अब मैंने कुछ भी लगा दिया तो मुझे लॉस होता है। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा बताइए भाई भाई यहाँ पे पैसा लगाना सही होगा क्या शेयर मार्केट में, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे नहीं भाई, बहुत ही खराब है, सारा लॉस हो जाता पैसा इसमें। अब जो कोई वहां पे नॉलेज लेके बैठा है, सीख रहा है, 10 साल इन्वेस्ट किया, 5 साल इन्वेस्ट किया है, वो तो कमा रहा है। पर जो मैं नया नया आया हूँ एकदम और पैसा लगा दिया, अब मुझे लॉस हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा सबको? कहने बहुत बेकार शेयर मार्केट, सब लॉस हो जाता है, फालतू बात है, ऐसा वैसा। तो आप किससे पूछ रहे हैं वो भी देखो ना, उसको नॉलेज है क्या, उसने कुछ टाइम लगाया है क्या, उसने टाइम दिया है, उसके बाद बात कर रहा है क्या, या फिर ऐसी एक अभी 2 दिन हुआ है और उससे पूछने चले गए, तो ऑब्वियसली वो 2 दिन बाद तो लॉस नहीं होगा अगर बिना नॉलेज पैसा लगाया है। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दुकानदार लोग बैठे होते हैं जो कि 10-10 साल 20-20 साल का एक्सपीरियंस लिए होते हैं, तो उनके सामने तो आपको सही चीज पूछना है किससे, कि अगर शेयर मार्केट बुरा है कि नहीं। तो अगर नॉलेज लेके बात करोगे, जो नॉलेजेबल पर्सन है, तो बोलेगा नहीं भाई अच्छा है अगर आप राइट वे में करोगे तो, बुरा है अगर आप बिल्कुल ही नॉलेज के बिना काम कर रहे हो तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुरा है अगर नॉलेज नहीं है तो, अच्छा है बहुत अच्छा है अगर नॉलेज है तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं जो मेरे से कि सर मेरा तो बायो फील्ड का, मैंने पढ़ाई की है बायो की, मैंने मैथ की पढ़ाई की है, मैं तो कॉमर्स का था ही, मैं शेयर मार्केट कैसे इन्वेस्ट कर लगा सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको कॉमर्स फील्ड के ही हो तो ही आप पैसा लगा सकते हैं शेयर मार्केट, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आपको करना क्या, सिंपली कोई भी कोर्स जिसमें नॉलेज दे वाकई में पढ़ाने वाला, अब करना क्या, वो ज्वाइन करना है। और मुश्किल से अगर आपने 3 से 4 महीना शेयर मार्केट अच्छे से पढ़ाई कर ली, 3 से 4 महीना, तो आपके लिए वो इनफ है। तो बिल्कुल भी ऐसा दिमाग से निकाल दें कि कॉमर्स बैकग्राउंड का होना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारी कॉमर्स में होती कंपनी 11th 12th में भी होता है, कंपनी के बारे में पढ़ाया जाता है,
जो बताया अभी आपको मैं डिविडेंड के बारे में, वो 11-12 का पार्ट है, वो सब चीज आप वहां सीख जाते हैं, बस इतना ही होता है, क्या होता है ना। तो कोई भी ऐसी जरूरी नहीं है कि आप लोगों अगर कॉमर्स के नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे काम, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे जो हम लोग को, जो जल्दी मेरे से पूछे आते हैं, तो इसलिए मैंने आज के लेक्चर में उसी को स्टार्टिंग से कवर कर दिया है। अब हम लोग कल से क्या क्या पढ़ेंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको पहले से एक बार। ये हमारी बुक है, उसके पास जिन्होंने पहले से ऑर्डर कर दी है उसको शायद 1-2 दिन में मिल जाएगी, मैंने आज ज्यादा कवर नहीं किया बुक से, सिंपली सिर्फ बेसिक बताया है ना। तो अगर ये बुक आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऑर्डर कर दीजिए, 2-3 दिन के पास बुक आ जाएगी आपके पास। ये इस बुक में क्या है ना, आपको एक टॉपिक मिलेगा कि मुझे किस तरह से पढ़ना है ना, एक राइट वे में। आपके पास क्या है ना, अगर दिमाग में एक टॉपिक नहीं होगा, लाइफ क्या पढ़ा, तो अपन यहाँ वहां भगते रहेंगे, बिखर जाएगा पूरा नॉलेज। तो हमको करना क्या है, समेटने के लिए हमने क्या किया, बुक रिफर की है ना। तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं अपने पास, और इससे हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़ना थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, एक ओवरव्यू कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो सिक्योरिटी क्या होती है, मैंने शुरू में बताया कि शेयर मार्केट को लोग क्या क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी क्या होती है वो बताऊंगा मैं कल आपको, क्या क्या चीज सिक्योरिटी में कवर होता है वो बताऊंगा। शेयर में, सिक्योरिटी में शेयर भी कवर होते हैं, और बता दूं तो बता देता हूँ, बॉन्ड और डिवेंचर, शेयर बॉन्ड डिवेंचर, गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी इशू करती है तो वो भी आता है, वो सब कुछ सिक्योरिटी में कवर हो जाता है। सिक्योरिटी एक बड़ा टर्म है, जबकि शेयर मार्केट एक थोड़ा कम छोटा टर्म है ना। तो सिक्योरिटी मार्केट थोड़ा बड़ा टर्म हो गया है। अब सिक्योरिटी के टाइप पढ़ेंगे कल, फिर टाइप कितने होते हैं, कितनी टाइप की सिक्योरिटी होती है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी पढ़ेंगे कल हम पहले। उसके बाद सेगमेंट ऑफ मार्केट, सेगमेंट ऑफ मार्केट, सेगमेंट ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। आपने सुना होगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, शायद सुना होगा, या फिर बता देता हूं, जब हम लोग कोई भी एक शॉर्ट बता रहा हूं अभी सिर्फ, आपने सुना होगा आईपीओ, आईपीओ आया है रिलायंस का, जियो का, या एलआईसी का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, ये सब क्या होता है, प्राइमरी मार्केट। दो तरह के मार्केट होते हैं, बता देता हूँ एक शॉर्ट में। सेगमेंट में दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्लीज सबको इसको लिखते जाइएगा, नहीं बाद में आज से 4 दिन बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा हर दिन, पिछले दिन का एक बार 5-7 मिनट में, फिर भी एक बार लिखना है आपको। तो सेगमेंट ऑफ मार्केट क्या होगा, प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट मतलब वो मार्केट जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर को इशू करती है। अब कंपनी हो सकता है नई हो या पुरानी हो, अगर नई कंपनी होगी तो भी वो फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही पब्लिक में, और पुरानी कंपनी थी वो कभी शेयर इशू नहीं की थी, अब इशू कर रही है शेयर। तो जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट टाइम मतलब आईपीओ जो आता है वो कहां पर आता है, प्राइमरी मार्केट में आता है। आईपीओ को क्या, आईपीओ को फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीओ हमने सुना होगा, आईपीओ आया, आईपीओ आया, आईपीओ को बोलते क्या है, पूरा नाम क्या है आईपीओ का, आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई पूछेगा नहीं आप पर, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, यहाँ पर अगर किसी का नॉलेज ले रहे हैं तो डीप में ही ले, ऊपर ऊपर मतलब नहीं लेने का। तो कोई भी कंपनी जब आईपीओ इशू करती है वो कहां पर आता है, हमारे प्राइमरी मार्केट में आता है, ठीक है, ना कि सेकेंडरी। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट जो मार्केट हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर हम लोग जहाँ पे शेयर को खरीदते और बेचते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। मतलब जो हमारा शेयर मार्केट है, नॉर्मली जहां पर ऑप्शन खरीदते बेचते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट। जहां रूटीन ट्रेडिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। ये हम लोग कल फिर से कवर करेंगे, अभी तो मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ बस। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। अब फिर अगला आता है डेरिवेटिव मार्केट, फोर्थ अपना डेरिवेटिव, हम लोग इसी के फैन है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में क्या क्या आता है, कई सारी चीजें होती हैं, बता देता हूँ एक बार। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ये फ्यूचर भविष्य वाला फ्यूचर नहीं, फ्यूचर्स वाला फ्यूचर है, फ्यूचर। और उसके बाद आता है ऑप्शन, ये है, ये वो है जिसके पीछे हम लोग दिगाने रहते हैं, ऑप्शन, क्योंकि इसमें वो ताकत है जो हमको जल्दी अमीर बना सकता है, बट नॉलेज है तो, नॉलेज के बिना जल्दी गरीब बना सकता है, ये बात भी है।
जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, स्पाइडरमैन डायलॉग है ना। तो ये क्या है, डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट में ही आजकल डेट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, और खासकर ऑप्शन सेगमेंट में। फ्यूचर में वो लोग करते हैं जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, वो लोग फ्यूचर में करते हैं। और फॉरवर्ड जो होता है ये जनरली, ये हम लोग नॉर्मली कभी भी यूज करेंगे ही नहीं, जल्दी एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग नहीं कर पाएंगे यूज। ये वो लोग करते हैं, जैसे बैंक हो गई, बड़ी बड़ी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है लोन देती है, बड़े बड़े, है ना, बैंक, आरबीआई, या फिर कोई भी ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, वो सब का ये क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये हमारे ज्यादा यूज करनी होगा। हमारे काम क्या होंगे, फ्यूचर्स, थोड़ा पैसा कमा लेंगे तब, और ऑप्शन अभी जब कम इन्वेस्टमेंट है, नया नया काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वहां पे ऑप्शन काम आएगी हमारी। ये हो गया हमारे का डेरिवेटिव, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है पता है आप लोगों को क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम लोग कल पढ़ेंगे। कितने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया में? हम लोग शायद दो का ही नाम सुना होगा, एनएससी और बीएससी। जनरली ये दो को नाम सब कोई सुने होते हैं। तो एनएससी बीएससी के अलावा भी 28, टोटल 28 होते हैं। हालांकि ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रीजनल लेवल पे होते हैं वो लोग, बट होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर पढ़ेंगे। फिर इंडेक्स क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। इंडेक्स तो लोग जानते ही हैं, सबसे फेवरेट हमारा निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी हो गया, दूसरा निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सब हमारे क्या है, इंडेक्स हैं। फिर पढ़ेंगे डे ट्रेडिंग क्या होती है। ये कोई पढ़ने का टॉपिक नहीं है, बस एक बार टॉपिक लिखाते जा रहा हूँ। डे ट्रेडिंग हो गई। फिर एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, क्या होती है पोजिशनल। और फिर आया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, और भी टॉपिक बहुत सारे हैं, बट ये हमारा कल जो हम लोग स्टार्टिंग में कवर करेंगे हैं, और उसके बाद जो भी होंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे। बस स्टार्टिंग के लिए हमारी ये है। और जिस पास बुक नहीं होगी प्लीज बुक खरीद लीजिए, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। 15 दिन में हम लोग ये बुक को पढ़ेंगे, और इतना नॉलेज आपको हो जाएगा ना कि आप किसी से जब बात करेंगे ना तो लगेगा नहीं भाई इसको नॉलेज है शेयर मार्केट का। ठीक है ना, आप बोलिए डिविडेंड के बारे में बताएंगे, या फिर वो जो बताया रिजोल्यूशन के बारे में कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, ये पहले पता नहीं रहा होगा अभी तक। तो मालिक होते हैं, बट उनको ऐसा नहीं कि वो कहीं कहीं कंपनी चले जाएंगे और जाके बोलेंगे भाई मैं मालिक कंपनी के पास इतने शेयर हैं मुझे घुसने दो, भगा देंगे बाहर से। तो ऐसा नहीं करना अपने को। बट हाँ, हम लोग मालिक होते हैं, शेयर होल्डर जिनके पास भी शेयर होते हैं। ठीक है, आज जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट हो अगर, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं अगले 1 घंटे तक पूरा रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।